हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्षमा चाहते हैं 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू हुआ है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने पूरे सल्तनत काल को कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा विजयनगर साम्राज्य का पहला वीडियो है। दोस्तों इसके पहले हमने सल्तनत काल और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसको भी डिटेल से देख चुका हूं और आज हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों आपसे बता दूं कि हमारा जो मिडाइवल हिस्ट्री का या फिर जियोग्राफी का जो भी वीडियो है आप उसे देखा कीजिएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप उससे बुक से या फिर जिस प्रकार से हो सकते हैं उससे कंप्लीट कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम फाइनली चल चुके हैं अपने विजयनगर साम्राज्य में और इसका जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा बहमनी साम्राज्य से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बता दें, विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ और इसके संबंध में जितने भी कहानियाँ हैं उसके लिए हम बता दें। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि अपनी राजधानी देवनागरी से दिल्ली से देवनागरी जिसे दौलताबाद कहते हैं, दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया। परिवर्तन के पश्चात पूरे राज्य में, पूरे दक्षिण भारत में अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था के क्रम में कहा जाता है कि उन्होंने जब दिल्ली से देवनागरी अपनी राजधानी परिवर्तन किया तो उस समय दो बड़े बड़े राजा थे। बड़े बड़े राजा क्या, जहाँ जमींदार कह सकते हैं या फिर कुछ जैसे गांव में अपने बड़े आदमी होते हैं, उसी प्रकार से हरिहर और बुक्का दो भाई थे। तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को उठाकर ले जाकर दिल्ली में कैद कर दिया। अब कैद करने के पश्चात में हरिहर और बुक्का को उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्वीकृति करने के लिए कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाइए और तब हम आपको छोड़ सकते हैं। तो हरिहर और बुक्का ने मुस्लिम धर्म को अपनाया। मुस्लिम धर्म को अपनाने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात में ये हरिहर और बुक्का वापस अपने देश आते हैं और वहाँ पर अपना साम्राज्य का उदय करते हैं। उस साम्राज्य का क्या नाम है? विजयनगर साम्राज्य। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीतों का शहर। विजय का मतलब होता है जीत और नगर का मतलब होता है शहर, यानी कि जीतों का शहर। तो कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीतों का शहर, यानी कि जीतों का शहर कौन है? विजयनगर है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसके पहले हम जानने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो अब मैप बनाए हैं, मैप को देखेंगे कि मैप में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से उदय होता है और बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि बहमनी और विजयनगर ये पूरा इंडिया मैप है। इंडिया के मैप की आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ क्या है? दिल्ली है, दिल्ली है। अब यह दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि दोस्तों एक थोड़ा सा पॉइंट है कि आप हमने जो इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक का वीडियो डाला था उसमें थोड़ी सी बीच में मिसमैच हो गई थी वीडियो, जिसकी वजह से वहाँ पर वीडियो नहीं आई है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उसके पहले दूसरे वीडियो में उसका थोड़ा सा कहानी हम आपको बताए हैं, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपकी है दिल्ली, आप दिल्ली को पहचानते होंगे। यहाँ पे किसका शासन है? इसका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी परिवर्तन करता है। दिल्ली से देवनागरी जब परिवर्तन करता है तो देख रहे हैं आप दक्षिण का भारत ऐसे इस प्रकार से है, दक्षिण का भारत है। दक्षिण के भारत में अव्यवस्था फैल जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो हरिहर और बुक्का दो भाई रहते हैं इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात में होता क्या है कि यहाँ पर जब वह छूटते हैं तो यहाँ अपना यहाँ पर अपना राज्य विकसित कर लेते हैं, जिनका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बेसिकली ये जो है ये तुंगभद्रा नदी है और ये क्या है? कृष्णा नदी है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य कितना 1336 ईस्वी में
1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, जबकि बहमनी साम्राज्य का उदय होता है 1349 में। तो बहमनी साम्राज्य को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे है। तो ये आप देखते हैं कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की जो नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के ऊपर क्या है, बहमनी है, और कृष्णा नदी के नीचे क्या है, विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य है जो कि हिंदुओं का शासन है, यहाँ पर हिंदू शासक करते हैं, और बहमनी साम्राज्य है जो मुसलमानों का शासन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जानिएगा कि जब दिल्ली है, दिल्ली से यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य, तो यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि उत्पन्न होते हैं विजयनगर साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य, एक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। कहा जाता है कि जो इसके विषय में कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य एक समय में उदय हुए हैं, यानी कि विजयनगर साम्राज्य पहले उदय हुआ है और बाद में बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में और बहमनी 1349 ईस्वी में उदय होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा के सहायक नदी तुंगभद्रा है, और क्या है, कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी के ऊपर वाला भाग बहमनी है और नीचे वाला भाग विजयनगर है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस होता है कि जो बहमनी है और विजयनगर में, इनमें आपस में क्या होती है, लड़ाइयाँ होती रहती है। क्यों लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि आप जो देख रहे हैं यहाँ दक्षिण भारत में क्या है, विस्तार नहीं हो रहा है, और ऊपर के भारत में क्या है, ऊपर के भारत में दिल्ली है, दिल्ली में तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को तो है है, नीचे का है जब जमीन तो है नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम भारत है, अंतिम भारत का छोटा नीचे हिंद महासागर है। तो नीचे क्या होगा कि न ही विजयनगर साम्राज्य के यानी कि हरिहर और बुक्का न ही नीचे अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, और न ही बहमनी ऊपर साम्राज्य करेगा, विस्तार करेगा। तो होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं दोआब का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। तो आप दोआब के क्षेत्र में देखेंगे कि दोआब के क्षेत्र में जो है इन दोनों का संघर्ष चलेगा कि दोआब के क्षेत्र में हम विकसित हो जाएं, और बहमनी कहेगा कि हम दोआब के क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे। तो इन्हीं के संबंध में विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध होता रहता है। तो उसके युद्ध को भी हम देखेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा इनके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए बोर्ड पर क्या है, विजयनगर साम्राज्य, और जो कि विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1650 ईस्वी के बीच में चला है। 1336 से लेकर 1650 ईस्वी के बीच में चला है, तकरीबन 3 साल के करीब में चला है। 3 साल कुछ 3 साल 14 महीने के करीब में 14 साल के करीब में चला है, 314 साल के करीब में। और देखिए इनके संबंध में संगम वंश, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश का उदय होता है। संगम वंश हो गया, सुलू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, और आरवीडू वंश हो गया। सुलू वंश को सालू वंश भी कहा जाता है, और तुलु वंश को तालु वंश भी कहा जाता है। तो सो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं स्थापना, यानी कि इनका स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं। तो आप जानते हैं हरिहर और बुक्का दो भाई हैं। क्या हैं, भाई हैं। हरिहर और बुक्का क्या हैं, दोनों आपस में भाई हैं। तो वहीं हरिहर और बुक्का दो भाई इन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप चलते हैं कि संगम वंश के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संगम वंश से क्या है कि संगम वंश का भी संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक हैं, जो कि पूरे विजयनगर के संस्थापक माने जा सकते हैं, या फिर संगम वंश के भी संस्थापक माने जा सकते हैं। संगम वंश नाम क्यों पड़ा, तो आप जानते हैं कि जो हरिहर है और बुक्का है, इनके पिता का क्या नाम था, संगम नाम था, यानी कि अपने पिता के नाम से ही संगम वंश की स्थापना करते हैं। कौन, हरिहर और बुक्का दोनों भाई। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, अनेगोंडी और विजयनगर, जो कि हम्पी में है। तो देखिए हाँ, राजधानी अनेगोंडी क्यों बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए, थोड़ा सा मैप में आइए। मैप में क्या है, ये जो है तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के समीप में क्या है, अनेगोंडी नदी है, अनेगोंडी देश है, नगर है। तो यहाँ अनेगोंडी में क्या है, पहले अपना विजयनगर साम्राज्य का राजधानी बनाते हैं। तो राजधानी के बनाने के क्रम में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत, जैसे कि नदी का क्षेत्र है, नदी के क्षेत्र में बाढ़ बूढ़ा आता है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर से वहाँ विजयनगर ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि हम्पी में है। हम्पी विजयनगर यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर
उन्होंने ट्रांसफ़र अपनी राजधानी कर दिया। तो इनकी अपनी राजधानी कहाँ थी? आनेगोंडी में थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के समीप थी, जिससे कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो आषाढ़ में या फिर नदी का बहाव होता था, वो उसके वजह से, डर से इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर में ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों अब चलते हैं संगम वंश के प्रमुख, या फिर कह सकते हैं संगम वंश के शासक हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट क्यों है कि हरिहर सेकेंड भी आते हैं, तो इनसे आप फर्स्ट सेकेंड से याद रखिएगा। तो हरिहर जो फर्स्ट हैं, इनके समय में बहमनी वंश से संघर्ष चला, यानी कि जो पहला ही शासक था हरिहर फर्स्ट, उनसे ही बहमनी साम्राज्य का संघर्ष चलने लगा। और पहला संघर्ष जो होता है रायपुर का क्षेत्र में से क्या होता है, संघर्ष इनका चलता है हरिहर फर्स्ट का। हरिहर फर्स्ट जो कि रायपुर का क्षेत्र इधर है, हरिहर फर्स्ट ने रायपुर के क्षेत्र को जीत लिया था, और यहीं से कहा जाता है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्षों का जोर चलता रहा। उसके बाद आते हैं हरिहर, जो कि फर्स्ट भाई हैं, हरिहर बड़े भाई हैं, और उनका छोटा भाई कौन है, बुक्का। हरिहर फर्स्ट बड़े भाई हैं, और उनका छोटा भाई बुक्का फर्स्ट यहाँ पर है। बुक्का भी इसी में आते हैं, यानी कि बुक्का भी शासक सेकंड बनता है, जो कि बुक्का सेकंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ बुक्का फर्स्ट को देखेंगे कि इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, यानी कि जो बुक्का हैं, इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि क्यों ली? क्योंकि इन्होंने हिंदू के प्रति अधिक संघर्षशील या हिंदू के प्रति अधिक समर्पणशील रहा करते थे, तो इन्होंने वेदमार्ग या प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। दोस्तों यहाँ पर आप नोट, एक प्रकार का नोट देखेंगे कि आप बुक्का के पुत्र ने, जो आप देख रहे हैं कि बुक्का जो फर्स्ट है, उनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक्का का पुत्र कौन है, बुक्का का पुत्र हरिहर सेकंड है। तो बुक्का का पुत्र कौन है, हरिहर सेकंड। और हरिहर सेकंड के संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने एक मदुरा पर विजय का आक्रमण किया था, यानी कि मदुरा पर इन्होंने आक्रमण किया था और मदुरा को जीत लिया था। तो उनके संबंध में कहा जाता है कि मदुरा, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम है गंगा देवी। तो गंगा देवी ने जब हरिहर सेकंड ने मदुरा पर जब आक्रमण किया, विजय किया, तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिनका नाम है मदुरा विजयम। और उस पुस्तक में मदुरा पर किस प्रकार से विजय पाते हैं, किस प्रकार से आक्रमण करते हैं, उनकी पत्नी पूरी डिटेल से रूप से लिखी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब इन्होंने मदुरा विजयम यात्रा की या मदुरा विजयम पर गया, तो इनकी पत्नी गंगा देवी ने एक काव्य की रचना की या फिर एक बुक की रचना की, जिनका नाम है मदुरा विजयम। यानी कि मदुरा विजयम में इन्होंने पूरी मदुरा आक्रमण के संबंध में पूरे डिटेल रूप से दर्शाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बुक्का के पुत्र ने मदुरा पर विजय के बाद उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम की रचना की। तो यहाँ से 1 नंबर के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब फिर आते हैं सेकंड पर, हरिहर सेकंड, जो कि बुक्का का ही पुत्र है, हरिहर सेकंड। तो बुक्का का पुत्र था हरिहर सेकंड, आप जान सकते हैं कि बुक्का का क्या है, पुत्र है। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार किया, यानी कि संपूर्ण दक्षिण भारत का क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। यानी कि संपूर्ण दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार, यानी कि ये जो दक्षिण में देख रहे हैं, यानी कि इनके समय में ये जो है, ये इलाका है, इन्होंने ही, हरिहर सेकंड ने ही संपूर्ण दक्षिण भारत का विस्तार किया। संपूर्ण दक्षिण भारत के, यदि ये एक क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किस शासक ने संपूर्ण दक्षिण भारत का विस्तार किसने किया, तो हरिहर सेकंड ने। इससे 1-2 पॉइंट के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आप उसको याद रखिएगा। दोस्तों अगले चलते हैं कि विस्तार किया, यहाँ हो गया। और गोवा बेलगांव को जीता, इनके साथ साथ क्या किया, गोवा और बेलगांव को भी जीत लिया, यानी कि जो दक्षिण भारत का विस्तार भी किया। और गोवा यहाँ पे है, बेलगांव इधर है, तो गोवा और बेलगांव दोनों नगरों को इन्होंने जीत लिया। कौन, हरिहर सेकंड ने। हरिहर सेकंड से इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि गोवा और बेलगांव को जीत लिया, किसने, हरिहर सेकंड ने। दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली, कौन, हरिहर सेकंड ने महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अब चलते हैं देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण किया, यानी कि जो आप देख सकते हैं देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम क्या है, यहीं तुंगभद्रा नदी है, और यहीं पे क्या किया,
एक डैम बनवा दिया, और डैम बनवाने के बाद में यहाँ से नदी निकाल दिया। नदी निकालने के पश्चात में कहा जाता है कि इससे के नदी के निकालने का मेन उद्देश्य था कृषि को लाभान्वित करना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास को क्रियाशील रखना। तो ये यदि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि तुंगभद्रा नदी पर किसने बांध बनवाया था, तो वह है देवराय प्रथम। किस लिए बनवाया था? तो वहाँ से नहर निकालने के लिए और खेती को विकसित करने के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है? निकोलस कोंटी, यानी निकोलस कोंटी एक इटली का दार्शनिक था, यानी कि इटली का दूत था, जो कि भारत में आया था, यानी कि देवराय सेकेंड प्रथम के शासनकाल में ही भारत आया था, जो कि निकोलस कोंटी के नाम से प्रसिद्ध है, इटली का था। तो निकोलस कोंटी इटली का भारत आया था और विजयनगर की यात्रा की, और इन्होंने पूरे विजयनगर के रूप में विस्तृत से चर्चा भी किया। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तो अब मैप तो पूरी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देवराय सेकेंड के संबंध में। देवराय सेकेंड क्या है कि संगम वंश का प्रतापी राजा है, यानी कि अब देख रहे हैं ना, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। तो जो संगम वंश है, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन होते हैं? तो प्रतापी शासक कौन है? देवराय सेकेंड। देवराय फर्स्ट के संबंध में देख लिए हैं कि देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहर को निकलवाया, और निकोलस कुंटी देवराय प्रथम के ही शासनकाल में आते हैं और विजयनगर की पूरी यात्रा करते हैं। अब देवराय सेकेंड के संबंध में चलते हैं कि देवराय सेकेंड जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा है, देवराय सेकेंड संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा है, और गजवेटकर इमादी देवराय की उपाधि ली। गजवेटकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको यहाँ से बता दें कि गजवेटकर जो है, गजवेटकर का हिंदी अर्थ होता है हाथियों को मारने वाला, यानी कि गज क्या होता है? हाथी, और वेटकर मतलब क्या होता है कि मारने वाला, यानी कि गज हाथियों को मारने वाला शासक के नाम से कौन प्रसिद्ध होता है? तो देवराय प्रथम। और इमादी देवराय से भी इन्हीं को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गजवेटकर इमादी देवराय की उपाधि ली कौन? देवराय सेकेंड ने। और देख लेते हैं कि तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार में रहे। देखिए तेलुगु कवि श्रीनाथ जो हैं, श्रीनाथ के संबंध में कहा जाता है कि श्रीनाथ तेलुगु कवि होते हैं, और देवराय सेकेंड के दरबार में कुछ कवि रहते हैं। तो उन कवियों को शास्त्रार्थ में पराजित करके श्रीनाथ ने उन कवियों को शास्त्रार्थ में पराजित करके इन्होंने अपना स्थान इनके शासनकाल में उच्च प्रभावित किया, और शासन उनको पराजित करने के बाद में इन्होंने देवराय सेकेंड के ही दरबार में कुछ दिन तक रहे। अब दोस्तों यहाँ तक था पूरा हमारा संगम वंश से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है? संगम वंश से हरिहर फर्स्ट के समय में क्या होता है कि इन्होंने बहमनी वंश से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, हरिहर फर्स्ट ने। और बुक्का फर्स्ट ने क्या किया? इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, और बुक्का के पुत्र हरिहर ने मदुरा विजयम की यात्रा की, और उस यात्रा में उनकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम की पूरी डिटेल से अपनी बुक में लिखी है। फिर कौन आते हैं? बुक्का हरिहर सेकेंड आते हैं। इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार किया, और साथ साथ में गोवा और बेलगांव को भी जीता, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। और देवराय प्रथम क्या है? इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर जो कि कृष्णा नदी का सहायक नदी है, इस पर डैम बनवाता है, बांध बनवाता है, और यहाँ से नदी निकाल देता है। और इनके समय में निकोलस कोंटी आते हैं, जो कि इटली के निवासी हैं। अब देवराय सेकेंड आते हैं। देवराय सेकेंड के संबंध में क्या कहा जाता है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा है, और गजवेटकर इमादी देवराय से संबंधित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, अब्दुल रज्जाक शासन में आता है, यानी कि जो देवराय सेकेंड देख रहे हैं ना, इन्हीं के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आते हैं, अब्दुल रज्जाक। और देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आते हैं? निकोलस कोंटी। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड, और देवराय प्रथम के संबंध में कौन है? निकोलस कोंटी, जो कि इटली के हैं, और जो अब्दुल रज्जाक हैं ये फारसी हैं। समझा गया ना? तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि सुलु
सालू वंश के संबंध में चलते हैं कि सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1485 से लेकर 1505 ईस्वी के बीच में, 1485 से लेकर 1505 ईस्वी के बीच में। अब दोस्तों इसके संबंध में हम इसमें जो छोटे छोटे राजा होते हैं जो कि 2 महीने 4 महीने शासन करते हैं, उनको हमने नहीं काउंट किया है। जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से समझ में आया है हम उसे ही काउंट किए हैं और इससे ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। और जो छोटे छोटे राजा आते हैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ आप देख लेते हैं कि सालू वंश का शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी के बीच में रहता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और क्या है, सालू वंश के संस्थापक कौन होते हैं, सालू नरसिंह, जिसे सालू नरसिंह के रूप में ही जाना जाता है। सालू नरसिंह जो कि सालू वंश के संस्थापक होते हैं, बट इन्हें सालू तो वो बहुत रेयर केस में माना जाता है, बट इन्हें नरसिंह के नाम से ही प्रसिद्ध है, ये नरसिंह के नाम से ही प्रसिद्ध रहेंगे। और अंतिम शासक भी नरसिंह आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बस इस वंश से इतना ही। अब चलते हैं तुलु वंश। तुलु वंश में क्या है कि 1505 से लेकर 1570 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहता है तुलु वंश का। और तुलु वंश के संस्थापक में क्या है कि संस्थापक कौन है, वीर सिंह, यानी कि सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं और तुलु वंश के संस्थापक वीर सिंह हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और क्या है इनके संबंध में, पहला पॉइंट, इनके बाद इनका छोटा भाई शासक बनता है। जो तुलु वंश है, नहीं, वीर सिंह है, तो वीर सिंह तुलु वंश के संस्थापक होते हैं। फिर उनके बाद में उनका छोटा भाई बनता है। फिर उनके बाद में कृष्णदेव राय शासक पर बनते हैं। शासनकर्ता कौन होते हैं, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय कहा जाता है कि तुलु वंश के, या फिर पूरे कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा होते हैं कृष्णदेव राय, जो कि इनका शासनकाल है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। और कृष्णदेव राय का जो वर्णन है, यानी कि कृष्णदेव राय का जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी प्रतापी राजा के रूप में घोषित हुए हैं, इनका पूरा डिटेल रूप से बाबर ने अपनी बाबरनामा जो काव्य है, उनकी रचना है, उनमें इनके विषय में डिटेल से चर्चा किए हैं। तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्या है, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, कृष्णदेव राय है। अब उसको बता चुके हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में कृष्णदेव राय के संबंध में लिखा है कि कृष्णदेव राय 1500 उन्होंने, जो बाबर ने अपनी भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में, तो 1526 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा। तो बाबरनामा में उन्होंने लिखा है कि जो बाबर था, जो कृष्णदेव राय है, वो दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा के रूप में घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, गोलकुंडा को कुतुब शाह से छीन लिया। यानी कि गोलकुंडा जो होते हैं कुतुब शाह से छीना जाता है, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के संबंध में। और गोलकुंडा का क्षेत्र कहाँ है, गोलकुंडा का क्षेत्र कहीं इधर है। तो जो बहमनी राज्य है, बहमनी से विजयनगर साम्राज्य में मिलाया गया, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, गोलकुंडा का क्षेत्र। दोस्तों अगला चलते हैं, आंध्र भोज एवं अभिनय भोज की उपाधि ली। कौन, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज एवं अभिनय भोज की उपाधि ली। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि गोलकुंडा को कुतुब शाह से छीन लिया गया और आंध्र भोज एवं अभिनव भोज की उपाधि भी ले ली। अब यहाँ पर चलते हैं, अगला पॉइंट है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग क्या हुआ कि कृष्णदेव राय के शासनकाल से ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु साहित्य जो है इनके शासनकाल में बहुत अधिक विकसित हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग इनके कृष्णदेव राय के समय से ही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके समय में अष्टदिग्गज कवि थे। अष्टदिग्गज कवि यानी कि 8 कवियों का समूह को क्या कहते हैं, अष्टदिग्गज समूह कहते हैं। और उनमें जो आप देखते हैं तेनालीराम रामकृष्ण को जानते हैं, इनके नाम से सुनते हैं, तो इन्हीं के शासनकाल में रहते थे, यानी कि इन्हीं के दरबारी कवि हैं। कौन, तेनालीराम रामकृष्ण, जो कि 8 दिग्गज में से एक ये भी थे। और अगला पॉइंट है, इसने आमुक्त मल्लाह तेलुगु की रचना की। आमुक्त मल्लाह तेलुगु की रचना की, यहाँ पर आप एक नंबर के पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं। और उसने हजारा विट्ठलनाथ मंदिर एवं नागलपुर शहर का निर्माण किया। और जो देवराय आप देख सकते हैं,
कृष्णदेव राय को देखते हैं। इन्होंने हजारा और यहाँ आप देख सकते हैं विट्ठलनाथ, हजारा और विट्ठलनाथ 2 मंदिर हैं। इस मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय के समय में हुआ, यानी कि इन्होंने ही करवाया। और एक शहर का निर्माण करवाया जो कि नागलपुर के नाम से प्रख्यात हुआ। दोस्तों अगला पॉइंट है डेमिगोस पालस एवं बारबोला पुर्तगाली आए, यानी कि इनके समय में डेमिगोस आए, डेमिगोस पालस और बारबोसा पुर्तगाली आए थे इनके समय में। तो यहाँ से आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अंतिम शासक, यानी कि पूरे तुलु वंश का अंतिम शासक कौन सा होता है? सदाशिव राय, जो कि इनके सेनापति कौन होते हैं? राम राय। यानी कि अंतिम शासक कौन होता है पूरे तुलु वंश का? तो अंतिम शासक सदाशिव राय होते हैं और इनका सेनापति जो होता है राम राय। और यही राम राय का पुत्र, यही राम राय का यही राम राय का भाई जो होता है वो आरबीडू वंश का संस्थापक होता है। तो अब यहाँ से एक पॉइंट की दृष्टि से देख लेते हैं कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? कृष्णदेव राय। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हार जाते हैं। कौन? कृष्णदेव राय। और किसके किसके संबंध में होता है? तो एक बहमनी साम्राज्य के संबंध में होता है और विजयनगर के साम्राज्य में कृष्णदेव राय के संबंध में होता है। तो तालीकोटा के युद्ध में इन्होंने हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा, ये जो बहमनी राज्य है, बहमनी राज्य जब शुरुआत हुई थी, उदय हुई थी, उदय के बाद में इन्होंने छोटे छोटे 4 प्रांतों में विभक्त हो गया। अब जब चारों प्रांतों में विभक्त होने के बाद में ये चारों राजा आपस में गठबंधन करने के बाद में इन्होंने अपनी चढ़ाई विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कर दिया। और विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? कृष्णदेव राय थे। अब कृष्णदेव राय अकेले और यहाँ क्या चारों राजा आपस में संघर्ष किए। तो संघर्ष के बाद में कृष्णदेव राय को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसे तालीकोटा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और उसी तालीकोटा के नाम से तालीकोटा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चारों राजा मिल करके विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कृष्णदेव राय संघर्ष किए और कृष्णदेव राय का पहला पराजय यहीं पर होता है तालीकोटा के युद्ध में। अब दोस्तों अंतिम वंश आता है इस पूरे कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश आता है आरबीडू वंश। आरबीडू वंश के संबंध में कहा जाता है कि इनका शुरुआती या इनका संस्थापक 1570 से लेकर 1650 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा है। तो 1570 से लेकर 1650 यानी कि 580 वर्ष का इनका शासन रहता है आरबीडू वंश का। तो आरबीडू वंश से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसको हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो उसको हम लोग कलेक्ट नहीं किए हैं, उसको स्किप कर दिए हैं। तो आप बस इतना ही पूछा जाता है कि आरबीडू वंश का संस्थापक कौन है? तो आरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल है। और यही तिरुमल जो सेनापति था सदाशिव राय का, राम राय जो सेनापति था, यही राम राय का भाई कौन है? तिरुमल। तो भाई किसका है? राम राय का। और राम राय सदाशिव राय का सेनापति था और सदाशिव राय पूरे तुलु वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग बस देखिएगा। और इनकी राजधानी कहाँ पर है? राजधानी पेनुकोंडा है। बस इससे इतना ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, जो कि है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों उसके पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।